हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 94 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 95 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 94 मॉडल पेपर है उनका टेस्ट अगर नहीं दिया है तो अभी भी आपके पास में मौका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करीबन 1 लाख लोग हैं वो दोस्तों मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो दे चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो वहां पे आप पता लग जाएगा आपको। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 95। देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं, 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित से संबंधित, 70 प्रश्न है वो जीके के होंगे और जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन है। 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित होंगे। बाकी के दोस्तों सभी के 5-5 प्रश्न होंगे, जैसे कि भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर, 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर, 5 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित। ये टोटल 70 प्रश्न है और इसी पैटर्न पर दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मिलने वाली निम्न मृदाओं में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? बताइए, सबसे उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जलोढ़ मृदा। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यह मृदा है, ये इस मृदा के अंदर दोस्तों चूना, पोटास, लोहा, कैल्शियम ये पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों ये उपजाऊ होती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भाग में ये दोस्तों मृदा है वो पाई जाती है। हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, टोंक, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सांबर झील के बारे में असत्य कथन बताइए। सांबर झील के बारे में दोस्तों अपने को असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें मेंढा, खारी, बांडी, रूपनगढ़ व खंडेला नदियों का पानी बहकर आता है। दोस्तों, सांबर झील की यहाँ पर बात हो रही है तो अपने को असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है कि इसमें मेंढा, खारी, बांडी, रूपनगढ़ और खंडेला नदियों का पानी बहकर आता है, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखिए, यह राज्य की एकमात्र रामसर नम भूमि है। एकमात्र रामसर नम भूमि, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा केवला देव है वो रामसर सूची में शामिल है। ठीक है, सांबर और केवला देव ये 2 राजस्थान में शामिल थे, लेकिन अब और दोस्तों मेनार जो उदयपुर में है और खीचन जो फड़ौदी में है, इन दोनों को भी रामसर सूची में शामिल है वो किया गया है। तो यानी कि राजस्थान में अब 4 रामसर साइट्स है। ठीक है, तो ये एकमात्र नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यह देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन क्या है, असत्य है। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? तो दोस्तों वो है सिलावट गांव। कौन सा गांव है? सिलावट गांव। और मैं ढाणी की अगर बात करूं दोस्तों, जैसे कि मेरे गांव में महावा गांव है नीमका थाना के पास में, और ढाणी की अगर बात करूं तो दोस्तों जैसे कि कुइया की ढाणी है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये सिलावट गांव है। और अगर मैं ढाणी की बात करूं तो दोस्तों जगमोहनपुरा की ढाणी है। जगमोहनपुरा की ढाणी याद रखना। ठीक है, जगमोहनपुरा की ढाणी है, वो सबसे पूर्वी ढाणी है। ठीक है, और गांव कौन सा है? सिलावट गांव। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से जिले में? तो ये नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों सबसे कम है वो जैसलमेर में ही पाया जाता है। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों बीकानेर का। बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और फिर आता है दोस्तों बाड़मेर का, और बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये आपको तीनों जिले याद रखने हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। दोस्तों क्योंकि 100 से कम जनघनत्व वाले ये 3 जिले ही है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है, पुरुष कार्य सहभागिता दर है वो कितनी है? तो दोस्तों पुरुष कार्य सहभागिता दर है 51.5%, 51.5%, यानी कि यहाँ पर 50% से 53 के बीच, यानी कि दोस्तों 51.5% है ये पुरुष कार्य सहभागिता दर। और स्त्री कार्य सहभागिता दर है तो वो है दोस्तों 35.1%। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई। तो दोस्तों लिंगानुपात में वृद्धि है वो हुई तो कितने की वृद्धि हुई बताइए? आप सभी को पता होगा कि 2001 में जो लिंगानुपात था वो दोस्तों कितना था? देखिए यहाँ पर नगरीय क्षेत्र की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है? नगरीय क्षेत्र की। तो दोस्तों नगरीय क्षेत्र का जो लिंगानुपात 2001 में था 890। कितना था? 890। और दोस्तों 2011 में कितना हो गया? 914 हो गया। यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 24 की वृद्धि हुई। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और मैं ग्रामीण लिंगानुपात की बात करूं तो दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात है वो 930 था। ठीक है 2001 में, और 2011 में कितना हो गया? 933 हो गया। ये भी आपको याद रखना है, इसमें 3 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों NH दोस्तों 76, NH 76। ठीक है। इसका जो नया नाम है वो है NH 27। ये भी आपको याद रखना है। NH 27 है ये इसका नया नाम है NH 76 का, और इन दोनों का दोस्तों ये हिस्सा है, यानी कि NH 76 ये इन दोनों का हिस्सा है। एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज का और एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का। लेकिन ऑप्शन में अगर NH 27 आ जाए तो आपको NH 27 करना है, क्योंकि NH 27 है वो इसका नया नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो NH 27 है ये सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा में ये फैला हुआ है, यानी कि विस्तृत है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा। कौन सा? सांगानेर हवाई अड्डा। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बना था। ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य के किस जिले को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये बांसवाड़ा को कहते हैं। बांसवाड़ा जिले को दोस्तों मानसून का प्रवेश द्वार है वो कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए
11 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत जोखिम घटाने के लिए बनाए गए सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत जोखिम घटाने के लिए बनाए गए सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें समता विकास, जोखिम को समझना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है निरांचल राष्ट्रीय यानी कि निरांचल परियोजना के अंतर्गत है। किस जिले का वाटरशेड आता है? तो दोस्तों ये आता है जोधपुर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर का। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है वर्षा जल को संग्रहित करना और राजस्थान में टांका बनाकर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है? राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये सोम नदी पर ये परियोजना है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी यानी कि 12 महीने बहती है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी बहती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चंबल नदी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जनापाव पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम है, अभी मैंने आपको बताया जनापाव के पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है सेवण क्या है? दोस्तों सेवण क्या है? सेवण धामन करण ये क्या है? तो दोस्तों ये घास है, यानी कि कम वर्षा में उगने वाली घास है। तो ये सेवण घास है, ये तो दोस्तों दुधारू पशुओं के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जैसलमेर में अधिकतर उगती है दोस्तों ये। 18 नंबर का प्रश्न, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला कहते हैं दोस्तों पलाश को। ठीक है, किसको बोलते हैं? पलाश को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो प्रमुख जल विभाजक कौन है? तो ये तो अरावली है। ठीक है, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें भाग 2 के अंदर अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसमें देखिए 21 नंबर का प्रश्न है
मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं इसे, और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसकी स्थापना दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। 4 अक्टूबर 1936 को मग्गाराम वैद्य की अध्यक्षता में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया? बताइए, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया कौन से चरण में? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 5वें चरण में। 5वां चरण हुआ था 15 मई 1949 को शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर दोस्तों मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय है वो किया गया, और उसका नाम है वो संयुक्त वृहत राजस्थान है वो रखा गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वागड़ की मीरा बोलते हैं दोस्तों किसे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वागड़ की मीरा, ये कहते हैं दोस्तों गौरीबाई को। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसको बोलते हैं? गौरीबाई को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये 1650 से 1850 ईस्वी। 1650 से यानी कि 16वीं सदी के बाद होने लगा, और 17वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप है वो ले चुकी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1650 से 1850 ईस्वी तक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें परबतसर में। कहाँ पर है? परबतसर में मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें तंदूरा। क्या हो जाएगा? तंदूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 तार लगे होते हैं। ठीक है, इसे चौतारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा दोस्तों ये नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, तो दोस्तों ये किसकी उपबोलियां है? तो ये उपबोलियां है दोस्तों मालवी की उपबोलियां हैं। ये किसकी? मालवी की। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा मालवी की क्या है? ये उपबोलियां हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, डोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? डोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जालोर क्षेत्र में दोस्तों ये डोल नृत्य है ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है। जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है, तो दोस्तों ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए बिंदोला
गीत का संबंध है? दोस्तों ये बिंदोली जो गीत है इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विवाह से संबंधित है। विवाह के अवसर पर दोस्तों ये बिंदोली गीत है वो गाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों ये बताइए किस अंग के आभूषण है ये? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ये दोस्तों पांव यानी कि पैरों के दोस्तों ये आभूषण है। पैरों के ये क्या है? आभूषण है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली के हैं? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गीत गोविंद चित्र दोस्तों ये मेवाड़ शैली के हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ शैली के। 35 नंबर का प्रश्न है, आईने अकबरी का ढूंढानी भाषा में अनुवाद किया। आईने अकबरी का ढूंढानी भाषा में अनुवाद है वो किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है भोलानाथ शुक्ल ने। ठीक है, किसने? तो दोस्तों भोलानाथ शुक्ल ने आईने अकबरी का ढूंढानी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ऊपर वाले का क्या था? हाँ ठीक है, मेवाड़ से लिखा था वो। तो यहाँ पर इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान हथकरघा यानी कि हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई? दोस्तों ये हस्तशिल्प नीति है ये कब लागू की गई? तो ये 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलपरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान की जलपरी दोस्तों किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये भक्ति शर्मा को कहते हैं राजस्थान की जलपरी। जल तैराक है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, हाडी रानी की बावड़ी किस में स्थित है? हाडी रानी की बावड़ी दोस्तों किस में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाडी रानी की बावड़ी ये दोस्तों टोंक जिले में है। ये कहां पर है? टोंक जिले में, टोडा रायसिंह में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा टोडा रायसिंह में। 1 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? बताइए पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सिरपेच। सिरपेच है वो दोस्तों पगड़ी पर पहना जाता है यानी कि साफे पर। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। अब आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो दोस्तों पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करवाने या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये है। और अनुच्छेद जो 23 है वो मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। और ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध है ये अनुच्छेद 24 है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी
ये बोलते हैं दोस्तों किसको, तो ये भारत का महान्यायवादी को बोलते हैं प्रथम विधि अधिकारी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। दोस्तों भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों ये बनी होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद है वो बनती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि अगर कोई विधेयक पारित करना है तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देता है तो दोस्तों वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन थी, तो वो थी दोस्तों एम फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें इस तो यहाँ पर न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बताइए कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए संविवेक शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की है, वीटो पावर भी है, परामर्शकारी शक्ति ये नहीं है दोस्तों राज्यपाल के पास। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये किया गया किसके नेतृत्व में, तो दोस्तों ये हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई। बताइए राजस्थान विधानसभा में दोस्तों जब संविधान बना था, ठीक है, उस समय दोस्तों 160 सीटें थी। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों 1957 से 1967 के बीच में दूसरी और तीसरी विधानसभा में ये संख्या है वो दोस्तों 1967 में 176 हो गई। ठीक है, फिर दोस्तों चौथी और पांचवी विधानसभा में दोस्तों ये सदस्य संख्या 184 हो गई, और फिर दोस्तों ये 1977 से 1980 में छठी विधानसभा में ये सदस्य संख्या है वो दोस्तों 200 की गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, 84 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, 84 गलत है इसमें। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन करता है, राज्यपाल। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया। पहला महिला पुलिस थाना है वो दोस्तों कहाँ पर खोला गया, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में खोला गया। ये कहाँ पर खोला गया, जयपुर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 5 नंबर का भाग है अपना जिसका नाम है सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न। ठीक है, देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, हैजा रोग का कारण है। हैजा रोग का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। ठीक है, ये रोगाणु है दोस्तों, ये विब्रियो कोलेरा, और इसके टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
52 नंबर का प्रश्न एचआईवी के लिए प्रयुक्त है। एचआईवी के लिए क्या प्रयुक्त है? तो दोस्तों एचआईवी के लिए दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये प्रयुक्त है दोस्तों। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये दोस्तों 1986 में लागू किया गया था। ये यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, जलने पर नीली ज्वाला देने वाले अधातु का नाम है। जलने पर नीली ज्वाला देने वाले अधातु का नाम है, तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दोस्तों सल्फर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, बोर्ड पर लिखे शब्द साफ नहीं दिखते, ऐसे मनुष्य की नेत्र दोष का समाधान क्या है? तो समाधान है दोस्तों अवतल लेंस। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष है उसको। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 6 के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बताइए दोस्तों, जो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों भारत में, कहां पर? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए आईपीएल 2025 की विजेता टीम है। आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन है? तो वो है दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्ज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो श्रीनाथ राघवन, वो इस पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, किस विश्वविख्यात भारतीय सैंड आर्टिस्ट को प्रतिष्ठित फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक को दोस्तों ये पुरस्कार है वो दिया गया है और ये एक भारतीय रेत कलाकार हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन भाग 7 के अंदर दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्रदूषित 20 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के 3 शहर है वो इसमें शामिल है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नंबर 8 पे आता है दोस्तों श्री गंगानगर, 10वें नंबर पे आता है दोस्तों भिवाड़ी और 12वें नंबर पर है हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस श्री राम को दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने सांसदों का चयन सांसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए किया गया है? राजस्थान के कितने सांसदों का चयन राजस्थान यानी कि सांसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए चयन किया गया है? कितने सांसदों को? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है
दो सांसदों को दोस्तों ये सांसद रत्न अवार्ड है वो दिया जाएगा। ठीक है। एक तो दोस्तों जो बीजेपी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, और पाली सांसद पीपी चौधरी का चयन किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है? हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सांगरी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांगरी। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई 2025 को। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन है? तो दोस्तों वो है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। नहीं 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 नहीं, एआई के जनक के बारे में पूछा गया है। एआई का जनक दोस्तों, एआई का जनक किसको कहते हैं? सही है, जॉन मैकार्थी। ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग नहीं है, जॉन मैकार्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कट एंड पेस्ट का उपयोग है वो किया जाता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेबल में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेबल। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों वो है हैंडआउट मास्टर का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम कहलाता है। बताइए ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है यूजर आईडी। क्या कहलाता है? यूजर आईडी कहलाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये थे दोस्तों 70 प्रश्न है वो जीके के। अब अपन दोस्तों 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण के, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए भाग 9 हिंदी व्याकरण 20 प्रश्न। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक कौन सी है? बताइए दोस्तों सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें अहम है वो क्या है? सर्वनाम है, और कार इसमें प्रत्यय है। तो दोस्तों इन दोनों का योग से अहंकार बना है और अहंकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी शब्द है वो दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नदी। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए पहुंच गया, तो ये
क्रिया है वो कौन सी है, तो ये संयुक्त क्रिया है दोस्तों। ये भी यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 75 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। बताइए देशज शब्द कौन सा है, तो टेटवा, टेटवा है वो दोस्तों क्या है, देशज शब्द है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द का संधि सही नहीं है। किस शब्द का संधि सही नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत। ठीक है, तो ये क्या है, सही नहीं है, ये तदोपरांत नहीं होता दोस्तों, तदुपरांत होता है, त दु परांत। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। सठ प्लस आनंद, सडानंद, वाक प्लस ईस, वागीस, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो ये किया गया है दोस्तों, उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। नेक्स्ट आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। बताइए उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग दोस्तों। इसमें देखिए प्रशंसा में, प्रशंसा के अंदर दोस्तों उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधिशासी के अंदर अधि है, विनाश के अंदर वी है, और प्रत्याशा के अंदर दोस्तों प्रति उपसर्ग है। आगे देखिए, यहाँ पर इसमें 79 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ई प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों देखिए, सिलाई, सिलाई के अंदर दोस्तों आई प्रत्यय है। ठीक है, आई। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो केसरी, केसरी है ये दोस्तों, मोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, केसरी है वो दोस्तों शेर का पर्यायवाची है। बाकी दोस्तों सारंग, मयूर और केकी ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, सही विलोम नहीं है। बताइए सही विलोम कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आह्लाद, विषाद, आह्वान, पलायन। दोस्तों आह्वान का विलोम है वो विसर्जन होता है। ठीक है, आह्वान का विलोम है वो दोस्तों विसर्जन होता है, और पलायन का विलोम है वो दोस्तों उन्नयन होता है। तो ये अपना दूसरा नंबर का है वो गलत दे रखा है। बाकी अतुल का तुल्य हो जाएगा, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है। किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। अनायास प्रसन्न होने वाला आशुतोष, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसको दोस्तों प्रत्युन्नति कहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए अतिथियों की सेवा करने वाला के लिए दोस्तों जो वाक्य है वो है मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है आतिथेय, आतिथेय। ठीक है, तो ये अपना अभ्यागत इसमें गलत दे रखा है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वाल्मीकि, जो ये वाल्मीकि है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, बागी वार्ड में लालायित और श्रपणका, तो ये बाकी सही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जो ये की जो मात्रा है ना, ये दोस्तों ये ऐसी इधर इस तरफ लगेगी, ये बाकी सब सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है,
तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है दोस्तों। ये योग्य नहीं आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, आपका मत ग्राह्य है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामान्य भूतकाल। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, देखिए मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बाल की खाल निकालना मतलब अर्थ का दोष निकालना, यानी कि बारीकी से जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना पहला ही क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, बाकी इसमें तीनों सही है। 87 नंबर प्रश्न है, उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द है, उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सक्सेसियर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, सामान्य सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है, सामान्य सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महोदय या महोदया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्योपांत, यानी कि आदि प्लस उपांत। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यण स्वर संधि का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है, सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली। ये सुधा के अनेकार्थक क्या है, शब्द है। आगे देखिए अब अपन भाग 10 के अंदर दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन एक्टिव। दोस्तों अब देखिए एक्टिव, देखिए अपन एक ये जो दे रखा है यहाँ पे, इसका अपने को एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा हर डिसीजन सरप्राइज मी, हर डिसीजन सरप्राइजेज मी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फ्रॉम, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फ्रॉम। तो इसमें देखिए हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेज, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेज। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हाउ आर लैंग्वेजेज लर्नड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट है ये, इसकी वजह से दोस्तों ऐसा होगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, वन ऑफ माई बुक स्टिल मिसिंग। तो बताइए क्या आएगा खालिस्तान में, अपने को खालिस्तान बनना है तो इसमें खालिस्तान आएगा। देखिए इसके अंदर वन ऑफ आया है, ठीक है, तो इसमें सिंगुलर नाउन होता है, तो यहाँ पर इसमें इज का प्रयोग होगा इसमें, तो इज स्टिल मिसिंग। 3 नंबर ऑप्शन सही। देखिए यहाँ पे इट इज इजी टू बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखिए सरमोन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा सरमोन की जगह। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इसमें सरमोनाइज होगा, इसमें सरमोनाइज होगा, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शी सेड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7। दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें मी के जगह दोस्तों हर का प्रयोग होगा, ठीक है, और नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शी टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही सेड अलास
हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें ही सेड एलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो दोस्तों ये इसमें देखिए इसके अंदर क्या है, तो इसमें एक्सक्लेमेशन के केस में दोस्तों अपन एक्सक्लाइम्ड को रिपोर्टिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए आई वाज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ सस्पेक्टलेस हैज कॉस्ट मी हंड्रेड्स रुपीज। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कौन से पार्ट में एरर है, एरर बताना है अपने को। तो यहाँ पर है हंड्रेड्स दे रखा है ना, तो हंड्रेड्स नहीं होता, 100 ही होता है ओनली, एस नहीं लगता इसमें। तो यहाँ पर इसमें इस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्हाट ए फेथफुल फ्रेंड ही इज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। इसमें देखिए व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल रीमार्कृष्णा सॉरी रामाकृष्णा वाज। बताइए व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल रामाकृष्णा वाज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव में बनाना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें अपन क्या करेंगे, वही जो ये वाज है लास्ट में, ठीक है, वाज का प्रयोग किया गया है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, रामाकृष्णा वाज रियली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विथआउट टीचर। तो यहाँ पर विथआउट शब्द है वो नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा इसमें। तो यहाँ पर एनी टीचर होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है द स्टूडेंट आर इक्वली दोस्तों कल्चरड। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा बोथ द स्टूडेंट्स आएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है ही सेड द शेड ऑफ ट्री। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों इन शेड ऑफ ट्री। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न है विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों सही अंग्रेजी शब्द है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें देखिए नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड का हिंदी अर्थ होगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए व्हाट पंक्चुएशन इज मिसिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इसमें, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल उपलब्ध है जिनकी मात्रा क्रमशः 42 लीटर, 56 लीटर और 63 लीटर है। इनको एक समान धारिता वाले डिब्बों में भरने के लिए कुल डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों कुल डिब्बों की आवश्यकता होगी, सीधा सा इनका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 42, 56 और 63 का दोस्तों एलसीएम नहीं एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, यानी कि 7 का भाग सभी में जा रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ दोस्तों निकल आएगा यहाँ पे 7 है। ठीक है,
अब सीधा सा है, 42 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार गया? 6 बार गया। 56 में कितनी बार गया? 8 बार गया। और 63 में कितनी बार गया? 9 बार गया। तो 6, 8 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 23। तो यही अपने को अपना राइट आंसर हो जाएगा। 23 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। एक 40 किग्रा भार वाला विद्यालय यानी कि भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया छात्र प्रवेश लेता है। उसके औसत भार इनमें औसत भार 100 ग्राम घट जाता है। नए विद्यार्थी का भार कितना कीजिए, बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नए विद्यार्थी का भार है वो अपने को ज्ञात करना है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 40 माइनस 50 इंटू 0.100। ठीक है, बस इसको भाई सीधा सा हो जाएगा 50 इंटू 0.100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 किलो। और 40 में से 5 किलो गए तो कितना बचा? 35 किलो। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 35 किग्रा नए विद्यार्थी का भार है ये। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो 18 इंटू 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 90। एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है। एक संख्या छोड़ देने पर, तो सीधा सा हो जाएगा 17 इंटू 16। 17 इंटू क्या करोगे? 16 करोगे। एक संख्या छोड़ देने पर 17 इंटू 4 करोगे। ठीक है, 17 इंटू 4 करोगे तो 17 चौके 68, सॉरी 17 चौके 64। ठीक है, अब 90 में से 64 गए तो कितने बचे? 26। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, छोड़ी गई संख्या है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न है, 100 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो सीधा सा ये तो 10% ही है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें एक परीक्षा में 250 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थी असफल रहे तो या असफल रहे हो तो पास होने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में 250 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थी असफल रहे हो तो पास होने वाला का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा हो जाएगा 250 में से 40 विद्यार्थी असफल रहे तो बचे कितने? 210। तो सीधा सा है, आप एक काम कीजिए, इसमें 210 बटे 250 इंटू 100 कर लीजिए। भाई 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से 5 बार कट गया। 210 और 210 कितने होते हैं? 420। 420 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 84। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 84%। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक मोटरसाइकिल 22,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है? भाई उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अपन माना कि क्रम मूल्य है वो x रुपए है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 113 बटे 100। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा? कितना दे रखा है? 22,600 दे रखा है, 22,600। अब दोस्तों इसको आप काटा पीटी कर लीजिए, 20,000 रुपया आ जाएगा क्रम मूल्य। x बराबर कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 20,000 आ जाएगा। अब 22,600 में से 20,000 गए तो कितने बच्चे? 2,600। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर प्रश्न है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिणामों का क्या अनुपात होगा? उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों परिमापों का जो अनुपात है बराबर रूट क्षेत्रफल का अनुपात, तो यानी कि 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात है वो क्या होगा? तो दोस्तों आधार बराबर है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, 2 इंटू क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा, देखिए 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4/3 अनुपात। दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 3/4, बस
तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 8/3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8/3, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 6/4। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 16:9 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16:9। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रवि ने 200 गायें 5 माह तक तथा सलीम ने X गायें 4 माह तक किसी खेत में चराई। यदि रवि ने सलीम से दुगना किराया दिया तो X का मान है, तो X का मान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 200 इंटू 5 बटे X इंटू 4 बराबर 2:1, सॉरी 2/1। ठीक है, बस तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000/4x बराबर 2/1, तो 8x बराबर 1000। तो 1000 में 8 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 125। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10% यानी कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो देखिए सीधा सा हो जाएगा, समय 10 वर्ष दे रखा है, मूलधन है वो दोस्तों इसमें 5 है, और ब्याज है वो दोस्तों इसमें 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दर निकालनी है, तो दर निकालोगे तो दोस्तों 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। तो दोस्तों यहाँ पे 100 इंटू 2 क्या है, ब्याज है, मूलधन कितना है 5 और समय कितना है 10, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको इससे ये कट गया, 5 से ये दोस्तों 2 बार कट गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4% क्या हो जाएगी इसमें दर हो जाएगी। आगे देखिए 116 नंबर प्रश्न, 6 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 40,980 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे 6 सही 2/3 है, इसको अपन लिख सकते हैं 36 18, 18 और 2 20, 20/3 है वो लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 20/3 है वो दोस्तों, अपन इसको लिख सकते हैं। तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे भाई 40,980 इंटू दोस्तों 20/3/100 इंटू ये ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करके और ऊपर नीचे लिख देंगे तो इसका वर्तमान मूल्य निकल कर आ जाएगा 33,750। ठीक है, ये 3 साल का निकालना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए, 20 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 56 दिन में करते हैं। 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, 20 आदमी 10 घंटे काम करके किसी काम को 56 दिन में पूरा करते हैं, बटे दोस्तों 40 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। तो बस इसको काट लीजिए, तो 8 7 56। ठीक है, 40 से दोस्तों ये कट गया 2 बार और ये 2 से कट गया 5 बार, तो 5 इंटू 7 कितने होते हैं 35। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरा करता है। इस 5 घंटे की या इस 5 घंटे में पूरी करने को कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 45 इंटू 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 270 किलोमीटर। ठीक है, अब कार की नई चाल ज्ञात करनी है, तो कार की नई चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों 270 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, दिए गए रेखा आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दे। दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अधिकतम निर्यात बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ष 2016 में दोस्तों 800 करोड़ है। ठीक है, ये 800 करोड़ है दोस्तों वर्ष 2016 के अंदर। तो यहाँ पर न्यूनतम है वो दोस्तों 2012 के अंदर है, और वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 200 करोड़ है।
ठीक है। अब अंतर कितने का हो गया? 600 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे 600 बटे 200 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 300%। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पाई चार्ट। एक पाई यह पाई चार्ट एक स्कूल द्वारा खेलों पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है। यदि फुटबॉल पर 8,000 रुपए खर्च किए तो सभी खेलों पर वे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल पर 8,000 यानी कि 45%, ठीक है, या 45 डिग्री, आप कुछ भी मान लीजिए। दोस्तों ये देखिए पूरा गोला है, ये 360 डिग्री का है। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि भाई 8,000 बटे 45 बटे 45 डिग्री इंटू 360। बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 64,000 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।